आज की जो हमारी टॉपिक है, ये टॉपिक है लखनऊ चिकित्सा समाजकारी की। लखनऊ चिकित्सा समाजकारी में मैंने आप लोगों से जो प्राथमिक प्रणाली है, सहायक प्रणाली है, उस पर चर्चा कर चुका हूँ। उसी से संबंधित पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए में से कौन से मॉडल सामुदायिक संगठन से संबंधित है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है आप लोगों को। समुदाय विकास का मॉडल, सामाजिक नियोजन मॉडल और सामाजिक प्रक्रिया मॉडल। तो जरा मुझे बताइए आप लोग कि ये मॉडल है सामुदायिक संगठन से और इसका सही उपयोग करिए आप। बताएं क्या इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए। पहला सर। पहला, एक दो नहीं, यहाँ पे सामुदायिक संगठन से संबंधित कौन से मॉडल हैं, और ये सामुदायिक संगठन के सारे मॉडल हैं। सामुदायिक विकास का मॉडल, सामुदायिक या सामाजिक नियोजन का मॉडल, ये रॉथमैन का है। ये हाँ, रॉथमैन का है। ये रॉथमैन का 3 है, नोट कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। एक है स्थानीय विकास मॉडल, दूसरा है सामुदायिक नियोजन या नीति कह लीजिए, जो यहाँ पे दिया गया है सामाजिक नियोजन या नीति। तीसरे की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, सामुदायिक परिवर्तन। सामुदायिक परिवर्तन, ये 3 मॉडल है रॉथमैन का। मुर्रे जी रॉस कम नहीं है, मुर्रे जी रॉस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जी। एक है स्थानीय विकास का मॉडल, स्थानीय विकास का मॉडल। दूसरा है सामाजिक नियोजन या सामुदायिक नियोजन, बात एक ही है, सामाजिक कह लीजिए या सामुदायिक, जो लिखा हुआ है 2 नंबर पर। अगर हम बात करते हैं, ये सामुदायिक परिवर्तन का मॉडल है। ये क्या है? परिवर्तन का मॉडल है। तीसरा, मुर्रे जी रॉस की बात करते हैं तो एक इनका आता है, मुर्रे जी रॉस का सामान्य रूपरेखा दृष्टिकोण। पहला, सामान्य रूपरेखा दृष्टिकोण, ये मॉडल है, आप सभी लोग याद रखेंगे, है ना, प्रश्न बनते हैं कोड। आगे अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पर, तो दूसरा इनका आता है विनिर्दिष्ट रूपरेखा दृष्टिकोण। विनिर्दिष्ट, ठीक है, रूपरेखा दृष्टिकोण, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो प्रक्रिया, इसी को कहा जाता है सामाजिक प्रक्रिया का दृष्टिकोण। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, प्रक्रिया दृष्टिकोण। तो ये 3 देखो, प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है सामाजिक प्रक्रिया का मतलब, तो ये 2 तो क्लियर हो गया। परंतु आप कंफ्यूज लग रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली सिद्दीकी का नाम है। आपने नाम सुना ही होगा सिद्दीकी का। तो अगर हम सिद्दीकी महोदय के बारे में बात करें तो इन्होंने सन 1997 में दिया था मॉडल। इनका आता है 3। एक आता है प्रतिवेश विकास का मॉडल, आप सबको मालूम होगा। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो ये एक आता है व्यवस्था परिवर्तन। और अगर हम तीसरे की बात करें तो संरचनात्मक परिवर्तन आता है, ये सिद्दीकी जी का। तो ये 3 विद्वान हैं, सिद्दीकी महोदय, रॉथमैन और मुर्रे जी रॉस। ठीक है, और ये जो सामुदायिक विकास का मॉडल है ना, ये कहीं ना कहीं सामुदायिक परिवर्तन वाला जो प्रक्रिया दिखाई है रॉथमैन ने, उसमें चर्चा की गई है, ये पहले वाले का। ठीक है, तो पहला दूसरा ये रॉथमैन का है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रक्रिया जो है, ये तीसरा ये मुर्रे जी रॉस का है। तो ये बेसिकली एक सामुदायिक संगठन का मॉडल से संबंधित है, ये तीनों के तीनों। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को ये प्रश्न नंबर पहला? बता दीजिए एक बार। समझते चलिएगा अच्छे से। ये प्रश्न लखनऊ चिकित्सा समाजकारी में रिपीट हो सकते हैं भाई, आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न और लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, प्रश्न यहाँ पर है क्या। ठीक है, व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, महसूस करता है और मान्यता रखता है, यह प्रायः अन्य व्यक्तियों के व्यवहार एवं
टिप्पणी से प्रभावित होता है तो इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्षण, परिपक्वन या विवृद्धि या आत्मधारण। तीनों के जो चार ऑप्शन है अपने आप में यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए पहले तो प्रत्यक्षण समझ लीजिए, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। प्रत्यक्षण अपने वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके, ठीक है, संगठित करके उससे ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को परसेप्शन कहा जाता है या प्रत्यक्षण कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। लेकिन व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, यहाँ पे ये करेक्ट जवाब नहीं है, प्रत्यक्षण गलत हो जाएगा यहाँ पे। और परिपक्वन की बात करते हैं तो पूर्णता कुशल की बात करते हैं आप लोग, वह अपने कार्य में परिपक्व है, मैच्योर है ना, है कि नहीं? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, मान्यता रखता है, अन्य व्यक्तियों के व्यवहार एवं टिप्पणी को प्रभावित करता है, जिसको कहेंगे क्या? विवृद्धि भी नहीं कहेंगे। विवृद्धि की बात अगर हम करें, ये नहीं, विवृद्धि को कहेंगे समृद्धि, उन्नति कहेंगे, है ना। ठीक है, एक प्रकार की उन्नति, इंप्रूव की बातें हो रही है, विवृद्धि, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आत्मधारण को, तो स्वयं अवधारणा आत्म को एक संज्ञानात्मक और वर्णात्मक घटक है, जबकि आत्मसम्मान, मूल्यांकन और स्वच्छंदन है। तो व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, कैसा महसूस करता है, मान्यता रखता है, कौन सी? तो यहाँ पे आत्मधारण की बात हो रही है, स्वयं के बारे में बात हो रही है, व्यक्ति के स्वयं के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न अगर हम बात करते हैं 3 के बारे में, इस प्रश्न पर आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आवश्यकताओं का क्रमिकता, हाँ, आवश्यकताओं की क्रमिकता को ही कहा जाता है पदानुक्रम। अब कभी कभी पदानुक्रम भी लिख दिया जाता है ये, और आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आवश्यकताओं का क्रमिकता, है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब्राहम मैस्लो इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपका पहला पॉइंट इससे मैच कर जाएगा। इसी को मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है, और इनकी एक किताब थी अब्राहम मैस्लो की, उस किताब का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नोट करते रहिएगा सभी लोग। और ये किताब 1954 में लाई गई थी। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन की किताब किसने लिखा है, बोलिए? अब्राहम मास्लो। हाँ, इन्हीं की है ना मोटिवेशन की किताब? हाँ, इन्हीं की है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी आए तो भी सही इन्हीं का हो जाएगा। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन करके आए, ये बेसिकली जर्नल साइकोलॉजिकल रिव्यू में प्रस्तावित किया गया था। उस किताब का नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये किताब जो आई थी 1953 में लाई गई थी, ठीक है। ये सारी की सारी किताबें जो हैं इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। इसी को कभी कभी मैस्लो का पिरामिड भी कहा जाता है, हायरार्की ऑफ नीड इन्हीं के द्वारा दी गई है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इसने 5 स्टेप बताए थे, आपको मालूम होगा अच्छे तरीके से। पहला एक है आपका दैहिक, और दैहिक की जगह पे आजकल यूजीसी में यूजीसी नहीं, लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य में दैहिक शब्द आएगा, ध्यान रखेंगे, दैहिक शब्द आएगा। और दैहिक शब्द को ना देकर कहे तो शारीरिक आवश्यकताएं आएंगी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इसमें, ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं। तो ये पहला स्टेप बनेगा। और दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है सेफ्टी का, यानी सुरक्षा का या रक्षा का, तो ये दूसरा स्टेप बनेगा। तीसरा आपका बनेगा स्नेह, ठीक है, स्नेह का बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
चौथा अगर हम बात करते हैं तो सम्मान का बनता है, सम्मान का, ठीक है, सम्मान की एक प्रकार की आवश्यकता बनेगी। और नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 5 में बनेगा आत्मसिद्धि। यही काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में जो है पूछा भी गया है ना। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पहले से, मनोदैहिक शारीरिक आवश्यकता नंबर 1, नंबर 2 सुरक्षा की आवश्यकता, नंबर 3 स्नेह या प्रेम की आवश्यकता। इन तीनों को अब्राहम मैस्लो ने, जानते हो क्या बोला है? निम्न स्तर। क्या बोला है? निम्न स्तर। याद करते चलिएगा, समझते चलिएगा। अगर हम बात करते हैं आत्म सम्मान की या सम्मान की या आत्म सिद्धि की प्राप्ति की बात करें नंबर 5 पर, तो इन दोनों को अब्राहम मैस्लो ने क्या बोला है? उच्च स्तर बोला है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब थोड़ी सी बात समझ लीजिए, ये शारीरिक जरूरतें क्या होती है? भूख, प्यास, सोना इत्यादि शारीरिक जरूरतों के अंतर्गत रखा गया है। और सुरक्षा की जरूरतों के अंतर्गत शारीरिक, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आदि की जरूरतों के बारे में बात की गई है अब्राहम मैस्लो के द्वारा। अगर हम बात करते हैं स्नेह या प्रेम, इसी की जगह एक और ऑप्शन आजकल पूछा जाता है, तदात्मिकता का संबंध, तदात्मिकता या संबंध। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मित्र आते हैं, दोस्ती, परिवार, जीवन साथी आदि को शामिल किया है अब्राहम मैस्लो ने। वहीं जब हम उच्च स्तर की बात करते हैं, अब्राहम मैस्लो के उच्च स्तर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये नंबर जो 4 पर है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान, स्वविश्वास, उपलब्धि, दूसरों का सम्मान और दूसरों से सम्मान पाना या देना, ठीक है, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट वाली प्रक्रिया जो है, ये आत्मसम्मान को ही रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर जो 5 होगा वो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो समस्त निवारण, रचनात्मक सहजता की एक्टिविटी की बात की गई है। और ये भेदभाव से परे होता है, तथ्यों को स्वीकारण करने की बात करता है ये आत्म सिद्धि का। इसी को कभी कभी स्वप्रत्यक्षीकरण पूछ लेता है, तो स्वप्रत्यक्षीकरण कह लीजिए या आत्म सिद्धि कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये पहली पॉइंट तो समझ में आ गई होगी सबको, शायद याद भी आ रहा होगा, मैंने रिवीजन भी करवा रहा हूं आप लोगों के साथ ही साथ। बता दीजिए एक बार। हाँ सर। अच्छे से चलिए पढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल विश्लेषण के बारे में। आपने सुना होगा, अगर हम बात करते हैं एरिक बर्न का नाम, ट्रांजैक्शनल विश्लेषण, तो ट्रांजैक्शनल विश्लेषण किसका आता है बताएं? एरिक वेबनी का सर। एरिक बर्न। हाँ, एरिक बर्न का नाम आता है। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का आया है, ठीक है। अब एरिक बर्न ने यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ये मेथड बताया था, एक लाइन में बताऊंगा, ध्यान रखेंगे। इसी को कभी कभी विनिमय का सिद्धांत कहा जाता है या लेन देन का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, दोनों बात एक है। यह एक विश्लेषण विधि है जिसका उपयोग दूसरों के साथ संचार में लेन देन की यह प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। और जो प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत क्लाइंट या समूह या समुदाय आता है, उसको जागरूक करने की बात करता है। इसको इंसर्ट में TA कहा जाता है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर एक बार रिपीट कर। ट्रांजैक्शनल जो थ्योरी है, ये एरिक बर्न का नाम आता है। विनिमय और लेन देन का सिद्धांत होता है ये।
ये थ्योरी सन 1950 में लाई गई थी। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इस थ्योरी को 1950 में लाया गया था। और इस थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो चाहे प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत केस सेवार्थी हो या ग्रुप वर्क के अंतर्गत ग्रुप हो, समुदाय के अंतर्गत कम्युनिटी हो, उनमें ये थ्योरी क्या करती है, उनको जागरूक करती है। यह एक प्रकार की चिकित्सा विधि है। सन 1950 में इसको लाया गया था। सन 1950 में इसे जो है लाया गया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ। अब ये एक ऐसे विद्वान हैं, इनके बारे में एक आध किताब आई है, उन किताबों के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लीजिए आप लोग। कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिए। गेम पीपल प्ले, गेम पीपल प्ले एक किताब थी, और ये किताब का नाम है, ये किताब थी एरिक बर्न का, सन 1964 में लाई गई थी। सन 1964 में किताब लाई गई थी। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इन साइकोथेरेपी थी। जी, क्या बात कर रहे हैं? चलिए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इन साइकोथेरेपी है एक, ये किताब है, एक बुक का नाम है, और ये एरिक बेंड का बुक का है, और ये किताब सन 1961 में लॉन्च की गई थी, 1961 में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। व्हाट डू यू 1961, देखिए आप स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर मैं लिख भी रहा हूं साइड में। अगर हम बात करते हैं एक और किताब, 3 किताब का नाम लिखवा देता हूं इसके। एक किताब का और नाम है एरिक बर्न के, व्हाट डू यू से आफ्टर यू से करके एक किताब आई थी, और ये किताब एरिक बर्न का था, सन 1969 में लाया गया था। ये तीनों के तीनों किताब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका जो वीडियो है मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को मिल भी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही इंपॉर्टेंट बता दिया है, आप ध्यान रखेंगे। बात लास्ट में क्या सन बताया आपने? 1969 किताब का नाम है। किताब का नाम है व्हाट डू यू से आफ्टर यू से। ये एरिक बर्न की किताब है, 1969, 1969, याद रखेंगे। बात करते हैं व्यवहार परिष्करण के बारे में। व्यवहार परिष्करण, देखिए, अब अगर बीएफ स्किनर ऑप्शन में है तो सही है, यदि बीएफ स्किनर नहीं है तो इवान पैट्रिक पावलोव का नाम आएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। सन 1904 में यह सिद्धांत इवान पैट्रिक पावलोव के द्वारा लाया गया था, और इन्होंने 1904 है 1904 नहीं, और ये अधिगम का सिद्धांत है। बेसिकली शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ही अधिगम का सिद्धांत कहलाता है इवान का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले व्यवहारवाद के जो है, अगर किसी ने डेवलप किया या विकास किया है अनुबंधन के सिद्धांत में, तो वो इवान पैट्रिक पावलोव ने ही किया है। अनुबंधन का सिद्धांत व्यवहारवाद की ही देन है। व्यवहारवादियों ने बताया है कि जिस प्रकार व्यवहार सीखना हो उसी प्रकार का उद्दीपन उस व्यक्ति को दिया जाता है। बार बार दिया जाने वाला उद्दीपन एक क्रिया को उत्पन्न कर देता है, और अनुक्रिया के रूप में होने वाला वह व्यवहार उस उद्दीपक से अनुबंधित हो जाता है। तो यही कारण है कि अनुबंधन का अधिगम को सिद्धांत को साहचर्य का सिद्धांत भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। तो थ्योरी ऑफ एसोसिएशन की बात होगी तो इवान पैट्रिक पावलोव का ही नाम आएगा। आईपी पावलोव, सन 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन्होंने कुत्ते को लेकर प्रयोग किया है, और अपनी थ्योरी को इन्होंने हैबिट बताया है।
हैबिट के बारे में चर्चा किया है। इन्होंने कहा कि उद्दीपक की तीव्रता पाई जाती है, उद्दीपन एक साथ होना चाहिए, इस जैसे शब्दों का भी प्रयोग इसी में किया गया है। यानी भ्रम को दूर करना है तो आपको व्यवहार परिष्करण का थ्योरी लगाना होगा। सभ्यता और संस्कृति का विकास करना है आपको तो इवान पैट्रिक पावलोव के बारे में सोचना होगा आपको। अच्छी आदतों का विकास करना है तो इवान पैट्रिक पावलोव के बारे में सोचना होगा। बुरी आदतों को उन्मूलन करना है, कम करना है, भाषा सीखने में सहायता देनी है, अनुशासन में सहायता देना है, दोहराई या दोहरे वाली एक्टिविटी पर बल देना है, प्रभावशाली अधिगम में सहायक बनाना है, मोटिवेशन में सहायक बनाना है, तब आपको सोचना होगा इवान पैट्रिक पावलोव के बारे में। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? बताइए। चलो बात करते हैं अब मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत जी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। और ये बात आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा। सिगमंड फ्रॉइड एक ऐसे विद्वान हैं, इन्होंने 3 स्तर बताए थे। एक था चेतन मन, एक था अर्धचेतन और एक था अचेतन। जो चेतन है वह वर्तमान से संबंधित है। जो अर्धचेतन है, ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज, पर जब मन पर ज्यादा जोर दिया जाए तो वह चीज याद आ जाती है, तो उसको बोला जाता है अर्धचेतन, ना कि चेतन। बहुत लोग कहते हैं अपने चेतन को याद करिए, नहीं अपने अर्धचेतन, उसको अर्धचेतन बोला जाता है। अचेतन क्या होता है? अचेतन जो मन चेतना में नहीं होता है, वह दुखी दमित इच्छाओं का भंडार होता है, तो उसे अचेतन का रूप दिया जाता है। वहीं फिर मन के आधार पर फ्रायड ने पर्सनालिटी के 3 भागों में बांट दिया, जिसको आप जानते हो, इद, ईगो, सुपर ईगो के नाम से। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इद क्या है? इद आप जानते हैं सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। और अचेतन क्या है? अचेतन क्या है? जो मन चेतना से नहीं, वह दुखित और दमित इच्छाओं का भंडार है। यही कारण है कि ये इद जो है अचेतन से जुड़ा हुआ है। काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है, ये बात इद तय करती है। इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। इद ईगो और अहम द्वारा नियंत्रित होता है। इद ईगो द्वारा नियंत्रित होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इद को बात करते हैं ईगो के बारे में। ईगो ये वास्तविकता पर आधारित है। ये अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ है। अर्धचेतन क्या है? अर्धचेतन ऐसा जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई चीज, पर जब मन पर ज्यादा बल दिया जाए तो वह चीज याद आने लगती है, उसको कहते हैं अर्धचेतन। और अर्धचेतन किसमें रिप्रेजेंट होता है? ईगो में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बना सकता है आप लोगों से। और ईगो के अंतर्गत इसमें उचित और अनुचित का ज्ञान होता है। उचित और अनुचित का ज्ञान होता है, इसको ईगो कहा जाता है। और यह जो है मानवतावादी से संबंधित होता है। बात करते हैं सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो के बारे में। और सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो एक आदर्शवादी सिद्धांत है। ये बेसिकली इद को और ईगो को, दोनों को जो ऊपर हैं, ये दोनों, इन दोनों को नियंत्रित करता है। और यह पूरी तरह सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित है सुपर ईगो। और यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रवृत्ति देवत्र होती है। यानी आप कह सकते हो चेतन क्या है? चेतन जो वर्तमान, जो यह मन जो वर्तमान से संबंधित हो, उसको कहते हैं चेतन मन। तो ये सिगमंड फ्रायड का स्टेटमेंट था। फ्रायड की 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। एक है जीवन मूल प्रवृत्ति,
आपको पता होगा इरोस यह जीने के लिए साधन जुटाने के लिए भी अभी प्रेरित होती है। यह जीवन मूल प्रवृत्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें काम, वासना, भूख, प्यास आदि को शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे इरोस को। वहीं अगर हम बात करते हैं मृत मूल प्रवृत्ति के बारे में, जिसको आप थेनाटोस कहते हैं, और आप भलीभांति तरीके से जानते हैं इस मूल प्रवृत्ति को घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहा जा सकता है। इसका संबंध विनाश से है। यह मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करती है। इसमें व्यक्ति आक्रामक और विध्वंसकारी करने लगता है। तो इसी को प्राइड ने क्या नाम बोला है? प्राइड ने थेनाटोस बोला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कहते हैं सिगमंड फ्रायड ने, नो, इसको थेनाटोस कहा जाता है, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने नहीं बोला है थेनाटोस। सिगमंड फ्रायड ने मृत मूल प्रवृत्ति बोला है, थेनाटोस बोला है प्राइड। नाम है विद्वान का, प्राइड। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने फ्रायड ने 5 अवस्थाओं में बांटा है मनोविश्लेषण के सिद्धांत को। नंबर 1 मौखिक अवस्था, जो जन्म से 1 वर्ष चलती है। नंबर 2 गुदावस्था, जो 2 से 3 वर्ष चलती है। कर्म कभी कभी पूछ लेता है आप लोगों से। नंबर 3 लैंगिक अवस्था, इसी में 2 ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये 4 से लेकर 5 वर्ष होता है। नंबर 4 नंबर की बात करें तो सुषुप्त अवस्था बोला जाता है। इसको सुषुप्त अवस्था बोला जाता है, जो 6 से लेकर 12 वर्ष क्रम पूछ लेता है। क्रम याद रखिएगा वर्ष के साथ। और नंबर 5 जननांगी अवस्था, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और जननांगी अवस्था 12 से 20 होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जरा एक बार, बोलिए। सर समझ में आ गया, थोड़ा ईयर बता देना सर सुसुप्त अवस्था का। सुसुप्तावस्था की वर्ष जो होगी ये नंबर 4 की आती है, 6 से 12 वर्ष होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, है ना। नंबर बात करें आगे, बोलिए। हाँ सर अब हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं यहां पर एचबी ट्रेकर का नाम, हालांकि सामने कुछ भी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए एचबी ट्रेकर का प्रिंसिपल है। कितने लोगों को पता है एचबी ट्रेकर का प्रिंसिपल? सोशल ग्रुप वर्क में एचबी ट्रेकर के द्वारा प्रिंसिपल बताए गए हैं। कितने लोगों को मालूम है? 6 बताया गया। चलिए, अच्छा, और भी कोई व्यक्ति बताए जरा मुझे, एचबी ट्रेकर के द्वारा ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल कितने होते हैं? 10 सर। 10। चलिए, यहाँ पे इन्होंने इनके द्वारा बताए गए 10 एचबी ट्रेकर का, और यही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आप नोट करते चलिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली पहला जो इनका आता है नंबर 1 पर, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ग्रुप फॉर्मुलेशन, जिसको आप कहते हैं सामाजिक समूह की नियोजन का सिद्धांत। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार की सहायता, प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग फंक्शन, एक प्रकार से जहां पर आप सहायता देने की बात करते हैं, ये सिद्धांत बताता है एचबी ट्रेकर का। एचबी ट्रेकर का ध्यान रखिएगा, ये उनकी किताब में जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क की किताब है, उसी किताब में ये सिद्धांत बताए गए हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, उसी किताब में आप लोग, ठीक है। मेजर ये कुछ जी 1957 में बताए गए थे सर ये। 1950 57 में। नहीं 1957 नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी इतना चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। नंबर 2 पे अगर बात करें तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक उद्देश्य को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी को दूसरे नंबर को कहा जाता है विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत। विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत नंबर 2 पे बोला जाता है। नंबर 3 की बात अगर हम करते हैं तो ये बेसिकली एक परसेप्शन या प्रत्यक्षण की बात अगर हम करते हैं, और साथ ही साथ किसी
पर्पस की बात करते हैं और वहाँ पर्पस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा तो वह सिद्धांत बन जाता है नंबर 3 का। तो आप ध्यान रखिएगा नंबर 3 के सिद्धांत को भी, इसको हिंदी में कहा जाता है उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत। और नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 आपको बताएगा निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत। नंबर 5 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये निर्देशित समूह बातचीत का सिद्धांत होता है। निर्देशित समूह बातचीत का सिद्धांत होता है, ये एचबी ट्रेकर का नंबर 5 पर है। नंबर 6 आप सभी लोग ये सिद्धांत लिखते जाइएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है सिद्धांतों को लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, सिद्धांतों को लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं। नंबर 6 की बात करेंगे, लोकतांत्रिक समूह के सिद्धांत आत्मनिर्णय कहलाता है। तो ये नंबर 6 का सिद्धांत है एचबी ट्रेकर का। और नंबर 7 की अगर सिद्धांत की बात करें तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत नंबर 7 पर आएगा। ठीक है, या लचीला कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत आएगा नंबर 7 पर, इसको भी ध्यान रखिएगा। नंबर 8 पर बात करेंगे प्रगतिशील कार्यक्रम के अनुभव का सिद्धांत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रगतिशील कार्यक्रम के अनुभव का सिद्धांत, ये भी ध्यान रखेंगे। और नंबर 9 की बात अगर हम करेंगे तो संसाधन उपयोग का सिद्धांत होगा। और नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे तो मूल्यांकन का सिद्धांत होगा। तो ये 10 सिद्धांत हैं और ये 10 के 10 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, एचबी ट्रेकर का ये सिद्धांत जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, 10 के 10 जो है इंपॉर्टेंट है। सर पहला वाला एक बार बता दीजिए, बाकी सारे नोट। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, नियोजन का सिद्धांत आप इसको ध्यान रखेंगे। अब यहां पर किसी बच्चे ने पूछा था वर्ष को लेकर, अब ध्यान रखिएगा, सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये किताब थी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस 1948 का ये सिद्धांत दिया गया था एचबी ट्रेकर का। आप बोल रहे थे 1957, तो 1957 है रॉबर्ट बिस्टिक का केस वर्क का सिद्धांत, केस वर्क का सिद्धांत। 1948। हाँ 1948। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जब सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करें और साथ में जोड़े प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, तो याद रखिएगा सन 1971 1971 में ये किताब जो है एचबी ट्रेकर का नाम आता है, एचबी ट्रेकर का नाम आता है। पूरा नाम है इनका एचबी ट्रेकर का हार्ले ब्रैंडली ट्रेकर। एचबी अगर हम बात करते हैं तो हार्ले ब्रैंडली ट्रेकर, ये इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे। और सोशल ग्रुप वर्क पर अगर कोई बात करता है तो एचबी ट्रेकर बात करता है सन 1955 में, सन 1955 में। तो ये किताब का नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कम्युनिटी कॉमन सेंस की बात अगर करता है तो एचबी ट्रेकर बात करता है सन 1954 में, 1954 में। ठीक है, तो 4-5 किताब मैंने इसके बता दिया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट में कम्युनिटी कॉमन सेंस का क्या ईयर क्या बताया? 1954 1954 1954 क्या नाम क्या है 1954 का? कम्युनिटी कॉमन सेंस किताब का नाम है, कम्युनिटी कॉमन सेंस। ठीक है, याद रखेंगे। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, है ना। ध्यान रखेगा, मैं यहाँ पर बहुत कुछ आप लोगों का क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, बात करते हैं सामाजिक समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य। बताएं आप लोग, सामाजिक समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य। सर सारे हैं। सारे हैं, तो आप सभी लोगों को भलीभांति तरीके से मालूम है और परिचय भी है कि जो सामाजिक समूह सेवा कार्य है, ये बताता है वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, सिद्धांत और कुशलता पर आधारित प्रणाली है सामाजिक समूह कार्य। ये समूह में व्यक्तियों पर बल देता है
और आपको मालूम होना चाहिए कि किसी कल्याणकारी संस्था के तत्वाधान में किया जाता है ये ग्रुप वर्क, और व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है। और सेवा संबंधी क्रियाकलाप में समूह स्वयं एक उपकरण के रूप में आता है। ये उपकरण का मतलब टूल्स के रूप में आता है, और आप भलीभांत तरीके से जानते हैं उपकरण जो है 6 ही पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है, और प्रशिक्षित कार्यकर्ता कार्यक्रमों संबंधी एक्टिविटी में समूह के अंदर अंतः क्रियाओं का मार्गदर्शन करने में अपने ज्ञान नियुक्ता व और अनुभव को प्रयोग करता है। सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत समूह में व्यक्ति और समुदाय के अंश स्वरूप मुख्य केंद्र बिंदु को माना जाता है। तो मुख्य केंद्र बिंदु क्या मानता है? समूह मानता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये ग्रुप वर्क के अंतर्गत बात कही गई है। बात हम कर रहे हैं उद्देश्य को, उद्देश्य ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें ग्रेस कोयले के बारे में, ग्रेस कोयले, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इन सभी उद्देश्यों के बारे में भी। तो इनका कहना है कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं क्षमताओं के अनुसार विकास का अवसर देना चाहिए या अवसर का विकास करना चाहिए। यदि बात करें व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों, समूह, समुदाय, जिसको आप कहते हो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, से समायोजन प्राप्त करने की सहायता करता है। ये ग्रेस कोयले का स्टेटमेंट है। समाज के विकास हेतु व्यक्तियों को क्या करता है? प्रेरित करता है, मोटिवेशन देता है, और व्यक्तियों को अपने अधिकार, सीमाओं, योग्यताओं के साथ साथ व्यक्तियों को अधिकार, योग्यता और अंतरों की पहचान में सहायता करता है, जिसको आप सत्ता का नाम बताते हैं। तो कहीं ना कहीं शक्ति और अधिकार, ये 4 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो ग्रेस कोयले के उद्देश्य के रूप में बनकर आते हैं समूह कार्य में। बात करते हैं मेहता महोदय के बारे में। मेहता का नाम सुना ही होगा। इन्होंने भी उद्देश्य बताएं ग्रुप वर्क के। कहा कि परिपक्वता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की सहायता की जाती है, यानी मैच्योरिटी की बात की जाती है। और अगर हम बात करें पूर्ण सांवेगिक सामाजिक खुराक प्रदान करने की बात करता है, जहां पर इमोशनल एक्टिविटी की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं मेहता रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम कहते हैं सामवेगिक। सामवेगिक। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो नागरिकता और जनतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने की बात करता है। ये नंबर 3 की बात आती है, नागरिकता और जनतांत्रिक। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो असमायोजन और व्यक्तिक सामाजिक विघटन का उपचार करने की प्रक्रिया में मेहता की भूमिका होती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लीजिए आप लोग, विल्सन और रायलैंड का नाम। विल्सन और रायलैंड, इन्होंने कहा कि जो समूह कार्य है, समूह के माध्यम से व्यक्तियों को सामवेगिक संतुलन को बनाना और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, यानी हेल्थ की बात करने वाला कोई विद्वान है तो विल्सन और रायलैंड है। नंबर 2, सतह की उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जनतंत्र के रूप में कार्य करता है। वो बेसिकली समूह कार्य का उद्देश्य, वो बेसिकली समूह कार्य का उद्देश्य है। बात कर लेते हैं ट्रेकर बारे में। ट्रेकर इंपॉर्टेंट है, तो इसने 2 ही बात कही है। एक बात बोला है कि मानव व्यक्तित्व का संभव उच्चतम विकास करना होगा, और नंबर 2 इन्होंने कहा कि जनतांत्रिक आदर्शों के प्रति समर्पित या अनुरक्त की बात करता है ये समूह कार्य का उद्देश्य। ठीक है, तो ये चीजें हैं समूह कार्य के उद्देश्य में। कहा है कि अनुभव, विकास, अवसर प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट सत्य है। जहां पर आप पहले हमें देखा था किसका नाम, आप ग्रेस कोयले का नाम देखा था। और अगर हम बात करते हैं सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने की बात, सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने की बात, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जहां पर जनतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा था, वो मेहता का स्टेटमेंट था। अभी मैंने आप लोगों को बताया है। मेहता में नागरिकता के लिए प्रशिक्षण की बात करता है। नागरिकता और जनतांत्रिक भागीदारी का बढ़ावा देना मेहता की ही लाइन में लिखा हुआ था। ये तीनों के तीनों जो ऊपर दिए गए हैं, ये सामाजिक समूह कार्य के मुख्य उद्देश्य थे। ग्रेस कोयले की 1 लाइन है इसमें, और मेहता जी की 2 लाइन है। बाकी विल्सन और रायलैंड के मैंने 2 बता दिए हैं, और ट्रेकर के भी 2 बता दिए हैं। याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है काफ़ी समय से क्लास जो मर्ज की गई थी, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए, है ना। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? सर बताइए। ये 1990 में। नहीं, हाँ डी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जी वैसे सर ये अधिनियम 90 में आया तो सर वो लागू 92 में हुआ था 92। 86 होगा। ओके, डी होगा सर, डी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग, सिंपल सी बात है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद द्वारा, ध्यान से मेरी बातों को सभी लोग सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा सन 1990 में, सन 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित और एक संवैधानिक निकाय के रूप में ये आया। तो आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि भारतीय संसद द्वारा 1990 में यह अधिनियम को जो है पारित किया गया था। बात समझ में आएगी ना। और आप ध्यान रखना, यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं को संवैधानिक हितों और उसके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। और आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ललिता कुमार मंगलम को आयोग का प्रमुख बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा, रेखा शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर या एक प्रकार से कारोबार देखरेख, इस समय रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसमें बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनाने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अप्रवासी भारतीय पतियों के जुल्मों और धोखे के शिकार या परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका में भी इसकी अत्यंत सराहनीय प्रक्रिया संचालित है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम जयंती पटनायक सन 1992 में हुई थी। उसके बाद वी मोहिनी गिरी का नाम आया, विभा पार्थ सारथी का नाम आया, पूर्णिमा आडवाणी का नाम आया, गिरिजा व्यास का नाम आया। गिरिजा व्यास देखिए, यह एक ऐसी महिला है जो राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष बनी है। नाम नोट कर लीजिएगा। क्या नाम है बताएं एक बार मुझे, जिनका 2 बार आया है भूमिका। अरे भाई, अभी इतना जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। गिरिजा व्यास और ममता शर्मा और फिर ललिता कुमार मंगलम, और अब अगर हम बात करते हैं 2018 से लेकर अब तक में रेखा शर्मा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, कुल टोटल 9 ही देखने को मिलते हैं अध्यक्ष, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुणात्मक चरों के अंदर नीचे दिए गए संवर्गों में से कौन से आते हैं? मूर्त, सतत, असतत, संख्यात्मक। बताइए। देखिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए आप सभी लोग। अगर हम बात करते हैं गुणात्मक चरों के अंदर की, एक यहां पे मूर्त है। मूर्त आप सभी लोग जानते हैं। पहले गुणात्मक चर समझ लीजिए।
गुणात्मक वेरिएबल्स होता क्या है? यह समूह केंद्रित है, प्रत्यक्ष अवलोकन है, गहन साक्षात्कार है, कथनात्मक घटनाजन्य है, निर्जातीय व्यक्तिगत अध्ययन है, प्रदत्त पर आधारित है। ये गुणात्मक वेरिएबल्स। सर यहाँ गुणों की बात करी जाती है ना। हाँ, तो ये गुण क्या है? गुण व्यक्तिगत अध्ययन करोगे तभी तो बात होगी गुणात्मक अध्ययन। अगर हम व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे तो वहां पर व्यक्तियों के गुण ही तो देखेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन, समूह केंद्रित की बात करेंगे तो भी इसी के नाम आएगा, अवलोकन की बात करेंगे तो भी इसी का नाम आएगा। तो बेसिकली ये मूर्त नहीं है। मूर्त तो वो चीजें होती हैं जो चीजें हमें दिखाई देती है, वो प्रत्यक्ष रूप से मूर्त कहलाती है। सतत की प्रक्रिया यहाँ पे संचालित होगी क्योंकि परिवर्तनीय वेरिएबल्स होता है ये, और अध्ययन अभिकल्प के आधार पर होता है। तो गुणात्मक चर के अंदर दिए गए जो संवर्ग आते हैं वो सतत आते हैं, कंटिन्यूअस आते हैं। असतत बेसिकली संख्या को बताती है, जहां पर आप मात्रात्मक वेरिएबल्स को ज्वाइन करते हैं। और ये असतत और डी यानी सी और डी, ये दोनों के दोनों आपके जो होंगे मात्रात्मक में होंगे, मात्रात्मक चर में होंगे। ठीक है, बाकी ये दोनों वेरिएबल्स आपके आते हैं गुणात्मक में। परंतु अब यहाँ पे जो गुण हम देखते हैं आधार के रूप में, ये बेसिकली सतत के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बी। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, प्रश्न अच्छा है, आप लोगों को इसका जवाब बताना है। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति जी 1991 में करेक्ट जवाब, सही जवाब आया आपका। मैं आपको बता दूं, जून 1991 में नरसिंह राव सरकार थी। ध्यान रखिएगा, ये भी नाम, कभी कभी नाम से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। नरसिंह राव की सरकार थी। इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की थी। यह दिशा उदात्तीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के रूप में जाना गया, और ये पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में इसको लागू किया गया। और ये नई आर्थिक नीति जो लागू की गई जून 1991 में लागू की गई थी। जून 1991 में लागू की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में। बात क्लियर है? बताइए। हाँ, और उस समय जो पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय वित्त मंत्री के रूप में काम निभाया है। आपको बता दूं, क्योंकि वित्त मंत्री आर्थिक नीति है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होता है। तो वित्त मंत्री के रूप में उस समय कार्य कर रहे थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। इस नीति के 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। और 3 घटक में नंबर 1 आपका आएगा उदारीकरण, नंबर 2 आपका आएगा निजीकरण, नंबर 3 आपका आएगा वैश्वीकरण। इन तीनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे। मनमोहन सिंह ने इसके उद्देश्य के रूप में अगर बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना था और मुद्रा स्फीति के दर के नीचे लाना था। भुगतान असंतुलन को दूर करना था। आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना था। विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना था। आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना था। प्रतिबंधों को हटाकर सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को अनुमति प्रदान करनी थी। तो ये था, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। 3 भी घटक जो है इसको भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं WTO के बारे में। विश्व व्यापार संगठन, आप भलीभांति तरीके से जानते होंगे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बता दूं 1 जनवरी सन 1995 में इसकी स्थापना की गई और 1994 में उरुग्वे दौरा किया गया। उरुग्वे एक देश है,
और मैं आपको बता दूं, प्रश्न है कि नीचे दिए गए किन मुद्दों से है डब्ल्यूटीओ। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उधार देना लेना की काम नहीं है इसका, डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ का काम है विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, यानी लागत में कटौती और जीवन स्तर में सुधार करना, विवादों को निपटाना और व्यापार तनाव को कम करना, आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण और स्वास्थ्य को समर्थन देना, शक्ति और स्थिरता के लिए योगदान देना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, कर जो है इनकम टैक्स, कर की लागत में कटौती करना। ये था पॉइंट नंबर सेकंड, सही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार का उल्लंघन गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का प्रकाशन हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, नोट करिएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ओके, और भी कोई लोग? ओके, आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो ये इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का जो प्रकाशन है, ठीक है, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का जो प्रकाशन है, ये TISS के द्वारा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, जो 1936 में जो स्थापना की गई, अब ये प्रकाशित होता है मुंबई में। तो मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का प्रकाशन, क्लियर हो गया? बताइए, बोल भी नहीं रहे हो आप लोग। हाँ सर, जनवरी में। यस सर। हाँ, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन ले लीजिए आइए, ठीक है। बाल अधिकार समझौता को भारत में कब अभिपुष्टि किया गया? सर 1986 में। ओके, और कोई? बाल अधिकार समझौता, सर वो संरक्षण वाला, संरक्षण वाला, हाँ, तो ये 2007 में था। नहीं, देखिए, 18 वर्ष से कम आयु वाले समस्त मनुष्यों के लिए मूलभूत स्वायत्तता और जन्मजात अधिकार बाल अधिकार है। यह अधिकार आयु, भाषा, कुल, रंग, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, शारीरिक क्षमता या अन्य स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना समस्त बच्चों पर समान रूप से लागू है। इसका आधारभूत तथ्य समान अवसर प्रदान करना होता है। तो आप कहना वहाँ पे कि बाल अधिकार समझौता पारित जो किया गया था 20 नवंबर 1989 को यूएसए की आम सभा में। अभी 89 यहाँ पे नहीं है, आप लोगों को 89 यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको मालूम है बाल अधिकार समझौता एक ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिकों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। अधिकार, इसके 4 मूल सिद्धांत हैं। एक जीने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार के बारे में चर्चा करता है। ये वही है जो अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता है जो 20 नवंबर 1989 को यूएसए की आम सभा में पारित किया गया था। तो भारत में इसकी अभिपुष्टि कब हुई है? तो 1992 में इसकी अभिपुष्टि भारत में की गई है। कब की गई है? भारत में की गई है। तो बाल अधिकार समझौता को भारत में कब अभिपुष्टि किया गया? तो आप सभी लोग ध्यान देना, 1992
1992 1992 क्लियर हो गया? जी सर। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बहुत ही डीप में लेके गया हूँ, चारों ऑप्शन को समझाया हूँ, और उससे संबंधित जितने भी टॉपिक मुझे आते थे मैं साथ ही साथ सब कुछ आप लोगों को बता दिया हूँ। कल आप लोगों का एक नया टॉपिक से, नई चीज़ों से स्टार्ट करूँगा, और जब आप लोगों को प्रश्न करवाऊँगा तो यही प्रश्नों से आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।